क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको नई दृष्टि देना चाहते हैं, आपको सनातन सत्य बताना चाहते हैं, आपको कुदरत का कानून बताना चाहते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं, वास्तविक जीवन की क्या सच्चाई है, ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सको। आपको एक नई दृष्टि देते हैं ताकि आपकी नई सृष्टि का निर्माण हो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर व्यवहारिक जगत का विषय है सामंजस्य बिठाने की कला। भाई और बहनों, ये सारी दुनिया, ये सारा विश्व, ये ब्रह्मांड, ये कॉस्मोस, ये सृष्टि सामंजस्य से चलती है। अगर सामंजस्य न हो तो एक मिनट भी सृष्टि नहीं चल सकती है। देखिए, सूर्य अगर पूर्व में उदय न हो और पश्चिम में अस्त न हो और ऋतुएं समय से न आए और नदी अपने दो तटों के बीच में बराबर न बहती रहे, भूकंप आ जाए तो क्या स्थिति होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रकृति में सब चीज़ का सामंजस्य बिठाया होता है, जिसको कि हम बैलेंस कहते हैं। और अनबैलेंस होता है तो कितनी विकट स्थिति बन जाती है कि हम सोच नहीं सकते। प्रथम महायुद्ध की बात करें तो युद्ध सबसे पहले जो है मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर जन्म लेता है। जो शक्तिशाली मस्तिष्क होता है, यानी शक्तिशाली जिसके पास में ज़्यादा अणु बम, एटम बम हो, उसका जो बड़ा नेता, उसका उच्च अधिकारी, उसके दिमाग के अंदर युद्ध की भावना आती है तो ये युद्ध है विश्व के अंदर थोप देता है। तो विश्व में युद्ध थोपने से हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, द्वितीय विश्व युद्ध में कितना जन और धन की हानि हुई, लाखों करोड़ों लोग मर गए, अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। इसको पुनर्स्थापित होने में कितना कितना श्रम हो गया, विध्वंस हो गया, विनाश हो गया। इस विनाश को बचाने के लिए सामंजस्य चाहिए। आज भी वही स्थिति है कि आज पूरे विश्व में 210 देश है और हर देश अपने सारा जो है वो बजट है सिक्योरिटी पर 75-80% खर्च करता है और अपने जो नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए मात्र 20-25-30% ही बजट खर्च होता है। वो भय के कारण होता है। हर एक देश को भय है कि दूसरे मेरे पड़ोसी के पास में अणु बम, एटम बम है, वो कभी भी मेरे को गिरा करके समाप्त करता, मैं भी बनाऊं। इस कंपटीशन, इस होड़ के अंदर इतना अणु बमों का जखीरा इकट्ठा हो गया है। अगर दो महायुद्ध की तरह किसी शक्तिशाली के दिमाग में तीसरा महायुद्ध की जो ज्वाला भड़क उठी और उसने गलत निर्णय ले लिया तो ये जखीरा जो है 7 अरब की जनसंख्या को 7 मिनट के अंदर भस्म कर देगा। मानवता समाप्त हो जाएगी, जन धन सब समाप्त हो जाएंगे, यानी पूरी सृष्टि की लीला समाप्त हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इस हर एक चीज को बनाने के लिए सामंजस्य रखना चाहिए। सामंजस्य के लिए वैज्ञानिक भाषा में बात करें, हर वस्तु, हर व्यक्ति की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सामंजस्यपूर्ण स्थिति में जब बैठा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा तिरछा हो जाऊँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो जाएगी और डिस्टर्ब होकर के मैं टॉपल हो जाऊंगा। व्यक्ति चलता चलता गिरता क्यों है? क्योंकि उसका अनबैलेंस हो जाता है। इस अनबैलेंस को वैज्ञानिक भाषा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हमारे इस जो है नेचर माँ के अंदर जो है क्यों भूकंप आते हैं, क्यों सुनामी आते हैं, क्यों अतिवृष्टि होती है, क्यों अनावृष्टि होती है, इस सब का कारण यह है कि सृष्टि माँ के अंदर अनबैलेंस हो गया, सामंजस्य नहीं बैठा है।
अनबैलेंस होकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने के डिस्टर्ब होने के कारण नेचर माँ ने जो है हमको दंड देने के कारण जो है ये विकराल रूप काट दिया। वो दुर्गा बन जाती है। वो जब उसको बहुत ज़्यादा दोहन किया जाता है, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, ये 5 भूत उससे सारा विश्व बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसमें सामंजस्य होता है तो हमारी सृष्टि अच्छी चलती है। और इसमें असामंजस्य होता है, अनबैलेंस होता है, तब ये हमारी नेचर माँ विकराल रूप धारण करके हमारा विनाश करती है। हम आयुर्वेद को देखें तो वात, पित्त और कफ तीनों संतुलित रहते हैं, तीनों बैलेंस रहते हैं, तीनों सामंजस्य में रहते हैं, तब हम जो है स्वस्थ रहते हैं। उसी तरह से 3 गुणों की बात करें, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तीनों ही गुण अगर संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति की सोच सही रहती है, व्यक्ति की धारणा सही रहती है, वरना व्यक्ति पागल हो जाता है, वरना व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, वरना व्यक्ति लोभी हो जाता है। तो किसी भी दृष्टि से देखें, आप घर को देखें तो घर के अंदर सदस्य मान लो 10 सदस्य है, उनके बीच में सामंजस्य अच्छा है, तालमेल अच्छा है, अनुशासित है, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की अच्छी भावना होती है, घर अच्छा चलता है। पहले देखिए हमारे भारतवर्ष के अंदर जो है संयुक्त परिवार प्रथा हुआ करती थी। एक ही घर में 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 लोग कई पीढ़ियां एक साथ जीवन यापन करती थी। इन 10-20 सालों के अंदर इतना समय बदला, इतना व्यक्ति के अंदर सेल्फ सेंटर्ड हुआ, स्वार्थ की भावना आई कि घर जो है वो फैमिली न्यूक्लियर होती रही। यानी एक ऐसी भावना असामंजस्य की आ गई। वो असमंजस की क्यों आती है, उसके कारण क्या है? सबसे पहले सहनशीलता की कमी। माता पिता ने कुछ कह दिया, बेटा सहन नहीं करता, बेटे को जो है पोता सहन नहीं करता, पत्नी सहन नहीं करती, पति का कहा हुआ पत्नी सहन नहीं करती। तो इस तरीके से ये असहनशीलता की जो भावना है ये असामंजस्य पैदा करती है और परिवार टूटते जा रहे हैं। आप देखिए टूटते परिवारों की स्थिति आप देखो कि घर के अंदर एक ही कमाने वाला 5 सदस्यों का है, कभी वो बीमार पड़ जावे तो कौन कमाएगा और कौन उसका सहयोग करेगा, कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा, कौन जो है वो गेस्ट को अटेंड करेगा, कौन घर गृहस्थी की संभाल ले। यानी न्यूक्लियर फैमिली में जो अर्निंग मेंबर मेन है, सारा भार उसी पर आ गया। वो अकेला गधे की तरह हो गया। समाज में वो जाएगा, पैसा कमाने वो जाएगा, और किसी के मरना वगैरह हो गया, शोक संदेश में वो जाएगा, ब्याह शादी अटेंड करने वो जाएगा। क्या अकेला आदमी इतना कार्य कर सकता है? लेकिन पुराने जमाने में संयुक्त प्रथा होती थी तो 5 भाई देशावर में कमाने जाते, एक भाई माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ गांव में रहते, उनकी सेवा करते, और वो कमाई का पैसा इधर आता, और उसके संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी के साथ रहने से बड़े सदस्य वहाँ रहते थे। वहाँ पे ब्याह शादी वाले आते, समाज के लोग आते, और सारा कार्य जो है वो व्यवस्थित रूप से होता, सामंजस्यपूर्ण होता। लेकिन आज सारा सामंजस्य बिगड़ गया है। तो इसीलिए हमें आज के युग की सबसे बड़ी मांग है कि सामंजस्य बिठाने की कला आनी चाहिए, और ये कला हर स्तर पर आनी चाहिए। परिवार में आनी चाहिए, देश में आनी चाहिए, गांव में आनी चाहिए, और उसके साथ साथ में हमारा राजनीतिक जीवन में उसमें आनी चाहिए, सांस्कृतिक जीवन में आनी चाहिए, सामाजिक जीवन में आनी चाहिए। हर जगह सामंजस्य बिठाने की कला की आवश्यकता, और ये व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण हो गया है कि वह सामंजस्य बिठाए। अब प्रश्न ये होता है कि हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ झुको, कुछ झुकाओ, और जो व्यक्ति जिम्मेवार होता है उसको सहनशील होना पड़ेगा। और हमारे पूर्व के जो मूल्य हैं पारिवारिक व्यवस्था के, संयुक्त परिवार के, वो पुनः लागू करने पड़ेंगे। वो क्या क्या नियम हैं? वो नियम है सहनशीलता, त्याग की भावना, प्रेम, सौहार्द, सम्मान, सहिष्णुता,
वो पुनः लागू करने पड़ेंगे। और जिस व्यक्ति को सामंजस्य बिठाने का जिसका दायित्व है, जिस पर भार है, उसको तो ये रखने ही पड़ेंगे। इन गुणों के बिना वो सामंजस्य नहीं बिठा सकता। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको देश के रूप में देखता हूँ। देखिए, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, ये सामंजस्य बिठाने की कला जानते हैं। ये एक ऋषि पुरुष है, ये एक योगी है। ये प्रारंभ में अपनी जो युवा अवस्था के अंदर हिमालय में साधना की है, और बीजेपी के जो है वो जो भवन के अंदर उन्होंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, चाय पिलाई, लोगों की सेवा की है। वो जानते हैं, उन्होंने जीवन को करीब से देखा है, उन्होंने वो युग देखा है, उन्होंने सामंजस्य के शब्द जो है वो मूल्यों को जिया है। कौन कौन से मूल्य? उनमें सब मूल्य है। मूल्य है कि उनमें पूरी सामंजस्य बिठाने की कला है, कि उनके अंदर सहनशीलता है, उनमें त्याग की भावना है, उनमें ईमानदारी है, और उनमें जनता के प्रति दुख है, दर्द है, सहनशीलता है। वो प्रेम जानते हैं, वो सम्मान देना चाहते हैं, और वो अपने आप को एक प्रधान सेवक कहते हैं। उनमें अहंकार की भावना नहीं है। सबसे बड़ा सामंजस्य बिठाने की कला में या सामंजस्य को खोने वाला फैक्टर है वो ईगो है। घर क्यों टूटते हैं? ईगो से टूटते हैं। और व्यापार क्यों टूटता है? ईगो से टूटता है। देश क्यों टूटता है? ईगो से टूटता है। और न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनती है? ईगो से बनती है कि मैं तो घर का लॉइन शेयर खा जाऊं, मैं तो ऐश आराम करूंगा, मेरे लिए दूसरे कमा के लाओ, मैं कुछ भी नहीं कमाऊंगा। और बोलने की शुद्ध नहीं, कोई प्रेम नहीं, गुणों को सम्मान नहीं। ऐसा व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा सकता, ज़्यादा टिक नहीं सकता। तो रोल मॉडल है हमारे नरेंद्र भाई मोदी के 130-135 करोड़ की जनता के बीच के अंदर उन्होंने कितना बड़ा सामंजस्य बिठाया। उनके शासनकाल में 6 वर्ष पूरे हुए। रेलवे की व्यवस्था देखिए, पब्लिक बूथों की व्यवस्था को देखिए, व्यापार को देखिए, बैंकों को देखिए, ऑनलाइन को देखिए, सब काम व्यवस्थित है, क्योंकि वो सामंजस्य बिठाने की कला जानते हैं। भाई और बहनों, अब हम कुछ उदाहरण देते हैं कि हमारे परिवार के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर सामंजस्य बिठाने की कला का दायित्व है और वो जानता है, तो परिवार कैसे चलता है हम वो थोड़ा बताते हैं। देखिए कि अगर एक माता पिता के 5 संतान है या 3 संतान है, और वो माता पिता पे दायित्व आ गया कि सब ये प्रेम से रहे, हिल मिल के रहे, तो माता पिता की सामंजस्य बिठाने की क्या कला है कि जितने भी संतान हो सबको एक नज़र से देखो। कोई ज़्यादा कमाने वाला होगा, कोई कम कमाने वाला होगा, कोई सपूत होगा, कोई कपूत होगा, कोई खोटा सिक्का होगा, सबको एक नज़र से देखो, क्योंकि हर एक के कर्म अलग अलग है, हर एक की योग्यता है। और घर में जिसमें जन्म लिया है वह उस प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो गया, भागीदार हो गया, उसको घर से अलग नहीं कर सकते। कोई बीमार है, कोई मंद बुद्धि वाला है, सबको लेकर के चलना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। कि कुछ लोग तेज बुद्धि के हैं तो वो ज़्यादा कमाएंगे, कुछ मंद बुद्धि के, दोनों का औसत बिठाना पड़ेगा। तो सामंजस्य बिठाने की कला क्या है कि सबसे पहले वह खुद सहन करे, कि अगर कोई भी उसको आक्षेप करे कि जो है आपने बड़े बेटे को ज़्यादा दे दिया, छोटे को कुछ नहीं दे दिया, जबकि वह तो पक्षपात नहीं करता, वो राग द्वेष से प्रेरित होकर करता है, तो जो है वो उसको सहन शक्ति होनी चाहिए सुनने की, और उससे बात करने का जो है उसके पास नज़रिया होना चाहिए कि बताओ कैसे दिया, ज़्यादा दिया, पेपर पे लिख के लाओ। जब पेपर पे चीज़ आती है तो मालूम पड़ता है सबको बराबर दिया गया है। और हमारी पुरानी माताएं दादियां हैं, ये प्रज्ञा चक्षु हुआ करती थी, ये स्थित प्रज्ञ हुआ करती थी, किसी स्कूल में नहीं पढ़ने जाया पाती क्योंकि स्कूलें थी नहीं,
लेकिन उनकी प्रज्ञा इतनी जागृत थी, उनका विवेक इतना जागृत था, उनकी सूझबूझ इतनी जागृत थी, वो सबके साथ समानता का व्यवहार करती। वो खुद बहुत परिश्रम करते ताकि को तो अपने परिवार के सदस्यों के सामने एक रोल मॉडल बन जाता कि माँ कितना परिश्रम कर रही है, पिता कितना परिश्रम कर रहा है, तो सीख मिलनी चाहिए संतान को, तुम भी जल्दी उठो जैसी माँ उठती है। पुराने जमाने का समय देखो कि माँ जल्दी उठती थी, गट्टी पीसती थी और कुएं से पानी लाती। पहले नल नहीं थे, बिजली नहीं थी, लालटेन जलाती थी। छोटे बच्चे होते थे, उनको नाश्ता करवाती थी, सारा काम वो खुद करती थी और हस्बैंड के साथ में व्यापार से भी जुड़ी रहती, क्यों बच्चे कमाने वाले नहीं होते थे, तो कितना सामंजस्य बिठाती थी। तो भाई और बहनों, वास्तव के अंदर सामंजस्य बिठाने की कला वो जानता है, वो सुख का जीवन जी सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है। समाज को देखिए कि समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ उच्छृंखल होते हैं, लोग होते हैं जो मात्र ब्लेम देने वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छे कार्य की प्रशंसा करने वाले होते हैं, कुछ लोग डोनेशन देने वाले होते हैं और कुछ लोग बिना डोनेशन देकर भी वो क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं। लेकिन जो समाज का अध्यक्ष होता है, मुखिया होता है, उसको सबकी बात को सहन करना पड़ेगा और उसको सबको तवज्जो देनी पड़ेगी। जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका भी तिरस्कार नहीं करना पड़ेगा, उसको भी जो है गले लगाना पड़ेगा कि निंदक निहारे राखिए आंगन कुटी छवाए, कि ऐसा निंदक व्यक्ति है उसको पास रखना चाहिए क्योंकि वो गलती निकालता है, उसको भी अच्छा मानना चाहिए और उसके अंदर एक ऐसी दृष्टि आनी चाहिए, निर्दोष दृष्टि आनी चाहिए, किसी को दोषी न देखे, समाज के किसी भी सदस्य के अंदर वो दोष नहीं दिखे और उसको जो अध्यक्ष है उसको ये लगना चाहिए कि किसी के प्रति मुझे दोष दिखा तो दोष उसका नहीं है, दोष मेरा है। किसी के प्रति बुरी भावना आ गई है तो वो बुरी भावना का दोषी मैं हूँ, यानी हर चीज के लिए स्वयं को जिम्मेवार ठहरावे। वो अंगुली यूं नहीं करे, वो अंगुली यूं करे कि उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। जब वो स्वदोष दर्शन करने लग जाता है, उसको जगत निर्दोष दिखता है कि सारा जगत निर्दोष है, दोष मेरा ही है। कबीर दास ने सामंजस्य बिठाने के लिए कितनी सुंदर बात कही है कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न हुए। कबीर दास जी पेपर और पेन लेकर के जो है संसार में भ्रमण करने निकल गए कि मुझे अच्छे बुरे लोगों की लिस्ट बनानी। घूमते रहे, उनको एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला और एक दिन जो उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया, परीक्षण किया तो मालूम पड़ा कि मेरे जैसा कोई दोषी नहीं है, मेरे जैसा कोई बुरा नहीं है। तब उन्होंने यह दुआ बनाया। इसलिए भाइयों बहनों, हमेशा दोष अपना देखो, दूसरे का दोष निकालोगे तो आपका सामंजस्य बिगड़ जाएगा और खुद का दोष निकालोगे तो सामंजस्य बैठ जाएगा। सामने वाला गलती भी कर ले तो उसके ऊपर आक्षेप नहीं लगाना है, उसको धीरे से समझाना है। देखिए, गुस्से में आकर के कोई व्यक्ति बात उलझुलूल कर देता है और हम भी गुस्से में आ जाते हैं, वो तो टिट फॉर टैट हो गया, फिर उसमें और मेरे में फर्क क्या हो गया। तो जब अगले वाला गुस्सा में और हम शांत रहते हैं तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद में समझाइश करनी चाहिए कि देखो भाई, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे घर चलता है, कुछ झुको, कुछ झुकाओ। देखिए, कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में वैमनस्य होता है तो वैमनस्य का कारण होता है कुछ न कुछ गलती दोनों पक्ष की होती है, वरना वैमनस्य हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि परसेंटेज 50-50 ना हो, 60-40 हो सकती है, 70-30 हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को देख करके सामंजस्य बिठाने की कला आनी चाहिए। जहाँ कहीं भी असामंजस्य की स्थिति आ जावे, उस कला का उपयोग करो और कला का उपयोग करने के लिए सूत्र जो मैंने बताए, ये सार्थक सूत्र है। सहन शक्ति, त्याग की भावना, प्रेम, सौहार्द, सम्मान, ईगो रहित होकर अहंकार का विसर्जन करके और निर्दोष दृष्टि, किसी को दोषित नहीं देखना, सारी दुनिया को निर्दोष दृष्टि से देखना, ये ऐसे गुण का व्यक्ति अभ्यास कर लेता है तो हर स्थिति में वो सामंजस्य बिठा देता है। सामंजस्य बिठाने के बाद से बड़ा लाभ क्या है कि बहुत बड़ा विनाश रुक सकता है, विश्व युद्ध रुक सकता है
दो देशों के बीच में लड़ाई रुक सकती है, दो गुटों के बीच में झगड़ा जो है मिट सकता है। कम्युनल जितने भी ये झगड़े होते हैं वो शांत किए जा सकते हैं, परिवारों को तोड़ने से रोका जा सकता है और हमारा बिजनेस एग्रीमेंट भी टूटने से रुक सकता है। हम सामंजस्य बिठावें, सामंजस्य बिठाने की कला को सीखें। इस कला के लिए सबसे बड़ा सूत्र है कुछ झुको कुछ झुकाओ, तो दोनों के लिए से बैलेंस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, हर एक व्यक्ति जीना चाहता है, हर एक व्यक्ति सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। और तो हमने उसको जन्म नहीं दिया, उसको जन्म नेचर माँ ने दिया है, तो उसको दुखी करने का, उसको प्रताड़ना देने का, उसको कष्ट देने का हमको अधिकार किसने दिया? हमारे पास अधिकार है ही नहीं। किसी निंदा करने का, किसी के दोष देखना हमारे पास अधिकार है ही नहीं। किसी की ओपिनियन देना, किसी के प्रति जो है अभिप्राय देना, किसी की जो टांग अड़ाना, किसी की नुक्ताचीनी करना, किसी प्रतिक्रिया करने का हमारे पास अधिकार है ही नहीं। क्यों? हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है, अपने अपने कर्मों के अनुसार जो लेके आया है उसका वो भुगतान करता है। हम जितना करते हैं ये टांग अड़ाते हैं, ये जितनी टांग अड़ाने की बात असामंजस्य है। अगर हम टांग न अड़ावें, उस व्यक्ति को अपनी नियति से जीने दें, स्वतंत्र जैसे वो जी रहा है जीने दें, दखल अंदाजी न करें, तो ये सामंजस्य की स्थिति है। टांग अड़ाना असामंजस्य की स्थिति है। हमेशा कहीं न कहीं असामंजस्य तब होगा कि टांग अड़ा दी जाएगी। जो काम नॉर्मल रूप से चल रहा है उसके बीच में ऑब्स्टेकल डाल देना, उसके बीच में विघ्न डाल देना, उसके पीछे उसका अहंकार हो सकता है, उसका लोभ हो सकता है, उसकी दुर्भावना हो सकती है, उसकी स्वार्थ हो सकता है। ये आतंकवाद को देखिए, ये क्या है? ये प्योर असामंजस्य है। जरूरत कहाँ है आतंकवाद की? हर व्यक्ति जीना चाहता है। और जो आतंक के अंदर मारे जाते हैं, 5-7 लोग जो है ना, ये घेर लेते हैं एक देश को, एक शहर को, और दहशत फैलाते हैं, कईयों को मारते हैं। किसने अधिकार दिया उनको? और वो कौन से जिंदे रहेंगे? उनको जब पकड़ लिया जाता तो वो भी किसी माँ का बेटा है, किसी जो है पत्नी का पति है, और किसी का जो है पोता है, तो वो भी जाएगा, वो तो जिंदा नहीं रह सकता ना। आतंकवादी तो सबसे पहले मारा जाता है। तो लेकिन व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर के और अपराध की दिशा में चला जाता है, अज्ञान की अवस्था। देखिए, व्यक्ति जो अपराध क्यों करता है, उसके मुख्य 4 कारण है। पहला कारण तो है कि व्यक्ति के अंदर लोभ की प्रवृत्ति आ जाती है। कोई लोभ दे देता है, इतने लाख रुपए देंगे, तुम्हारे घर का भरण पोषण हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वह आतंकवादी बन जाता है। और दूसरा, अज्ञान के कारण, उसको पता नहीं है कि ये अपराध की लाइन गलत है, मैं मारा जा सकता हूँ, ये कार्य गलत है, ये लोगों को दुख देना, उसको ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानता के कारण होता है। और तीसरा होता है अभाव के कारण। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, उसका पेट भी बराबर नहीं भरता है, भूखा रहता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की उसको जो है पूरी पूर्ति नहीं होती है, तो अभाव के कारण भी अपराध में जाता है, पैसा कमाने के लिए अपराधी बन जाता है। और चौथा जो कारण है, तिरस्कार। माता पिता का प्रेम नहीं मिला, समाज से किसी का प्रेम नहीं मिला, पत्नी का प्रेम नहीं मिला, गुरुजनों का प्रेम नहीं मिला, साथियों को प्रेम नहीं मिला, तो देखे सारी दुनिया ऐसी है, तो व्यक्ति अपराध की में जो है व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के वो निराश होकर के अपराध की स्थिति में चला जाता है। तो हमें सामंजस्य बिठाना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा, और लोग जो अभावग्रस्त है उनको उनके अंदर अभाव की स्थिति को समाप्त करके उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं सरकार भी दे रही है, NGO को भी देनी पड़ेगी, और किसी का तिरस्कार करना ही नहीं चाहिए। वह भी मनुष्य है, वह भी हमें प्राणी मात्र का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, वो तो मानव है, उसका हम तिरस्कार क्यों करें? वो किया ही नहीं चाहिए। और लोभ की प्रवृत्ति तो बहुत खराब होती है। वो लोभ की प्रवृत्ति किसी में आवे तो उसको समझाना चाहिए, भाई ये लोभ है, वो तुम्हें कभी मरवा देगा, ये लोभ तुम्हारा गला काट देगा। कहावत भी है कि लोभ जो है वह गला कटवा देता है,
ज़्यादा लोभ है वो हमारे गिरने का कारण होता है। लोभ की जरूरत कहाँ है? तुम्हारी नीड जहाँ पूरी हो जाती है, तुम्हारे बाल बच्चों की पढ़ाई, घर का, माता का, पिता का, मकान, ये सब आराम से हो जाता है, तो तुम ग्रीड की दिशा में क्यों जाते हैं? ग्रीड का कोई मापदंड होता ही नहीं है। ग्रीड के लिए ऐसा कहा गया है, एक व्यक्ति को अगर पूरी पृथ्वी की सृष्टि की सारी संपत्ति दी जाए तो फिर भी वो नहीं धापता है, इतना ग्रीडी हो जाता है। तो इसीलिए ग्रीडी व्यक्ति के लिए जो कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषय नर होता है वो 24 घंटे विषय में रहता है, और विषय नर की लालसा पाम रोग की खाज हो जाती है। खून आता है तो भी खंडता रहता है, खून झरने लगता है, क्योंकि विषय है। लोभी का भी यही हाल है। विषय नर की लालसा पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज इसे रोका जाना चाहिए। हमें मानवीय गुणों का जो है रोपण करना चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ही अच्छे संस्कार देने चाहिए, सामंजस्यपूर्ण संस्कार देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ये हमारा कार्यक्रम आत्मविज्ञान देखते रहिए। आत्मविज्ञान सामंजस्य बिठाने की कला जानता है, मुक्ति की कला बताता है, आपका जीवन अच्छा बने उसकी कला बताता है। आप जीवन के हर लेवल के ऊपर जो है आप जो है सफलता को प्राप्त करो उसके सूत्र देता है। आपके प्रति बहुत बहुत हमारी जो शुभ भावना और शुभ आपके नम्रता के साथ हम ये शुभ भावना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।